दोस्तों नमो बुद्धाय। मैं PMDS साक्या यानी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं सतीराम साक्या आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो अवश्य कर दिया करें। आज हम बात करने जा रहे हैं 27 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग। इसमें उपस्थिति दर्ज कराई और वहाँ पे पहुँचे हमारे पूज्य भंते नागार्जुन सुरई जी, भंते धम्म शिखर जी और माननीय आकाश लामा जी और चंद्रबोधी पाटिल जी, एडवोकेट शैलेश जी, एडवोकेट आनंद जी, एडवोकेट श्रेय रावी जी, एडवोकेट रामवीर जी और उपासक प्रेम सिंह साक्य जी, उपासक राकेश कुमार साक्या जी और ये उपासक हमारे सुरेंद्र बौद्ध जी, बड़े कर्मठ व्यक्ति और भी मानव भाव वहाँ पे उपस्थित रहे। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का मैटर था जिसमें बुद्ध गया विरासत बचाओ अभियान, माइक पकड़ना है। हाँ, आप भी कोई भी। हाँ ठीक है। हाँ आप भी बोलिए। हाँ 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 आप भी बोलिए। ठीक है। डंडी पकड़ लीजिए, डंडी पकड़ डंडी पकड़ो। हेलो बंदी जी, आप देखिए पीछे जाइए। हाँ ठीक है। मंत्री बोले तो नाना तो सर भरी चीज बन गया। आज आप लोग को डेट लगी थी सर, क्या कुछ हुआ अंदर गए? हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए। भारत देश के सभी हमारे सारे बौद्ध बांधव और बौद्ध बांधव और सभी भिक्षुगण को हम सप्रेम जय भीम भी कहते हैं और नमो बुद्धाय भी कहते हैं। आज 27 नवंबर 2025 को हमारी बोध गया की केस माननीय उच्च न्यायालय में आज लगने वाली थी और ये डेट जो है एडवांस लिस्ट में दिखा रहा था 14 नवंबर को। तो हमें ये अपेक्षा थी कि ये केस जो है आज हमारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने लगेगी और यहाँ पर हियरिंग होगी, आर्गूमेंट्स होंगे। लेकिन चूंकि हमने जब देखा कि आज जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट में वो केस नहीं आई, तो हम सीधा जो है रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए और उनसे पूछा कि हमारी केस क्यों नहीं लगी। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया हमें कि ये माननीय सर न्यायाधीश साहब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो अभी बने हुए हैं 24 तारीख को, तो उनके ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस हैं कि बहुत सारे केसेस को उन्होंने जनवरी में रखा है और ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन रीजंस की वजह से उन्होंने रखा हुआ है। तो उनके डायरेक्ट जो है डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस होने की वजह से ये केस 20 जनवरी 2026 को ये फिक्स डेट दी गई है। तो इस संदर्भ में जो है हम सभी को जानकारी होना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि सारे देश से और पूरे विदेशों से करोड़ों बौद्ध बांधव बहुत ही उत्सुक हैं जानने के लिए कि आज क्या हुआ है। हम जो है केस के बारे में ये बताना चाहेंगे कि हमारी केस में समय समय पर बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। और जो केस 13 साल से पेंडिंग थी, ये 1 साल के भीतर जो है उसमें बहुत मोमेंटम आया हुआ है और समय समय पर जो है इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए हैं। जब ये 16 मई को केस लगी थी तब भी ऑर्डर्स पास हुए हैं। इसके पश्चात जब भी केस लगी है इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके इस केस को प्राधान्य देकर रिटर्न देकर इस केस को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से जो है हैंडल किया है। और एक बहुत ही सराहनीय बात ये हुई है कि जो हमने अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल की थी 96 पेजेस की और करीब जो है
600 या 700 जो है हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हैं, जिसमें बहुत सारे जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं। सर अलेक्जेंडर करिंगम की रिपोर्ट है, सर एडविन जो है उनकी जो रिपोर्ट है, डॉक्टर काने की जो है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र है, और बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, धर्मशास्त्रास हैं, उपनिषद है, पुराण है, वेद है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, सबका अध्ययन करके जो है हमने जो है वो अमेंडमेंट एप्लीकेशन में उनके सारे जितने भी जो पॉइंट्स हैं उनका खंडन किए। तो उनका जो बेसिक जो पॉइंट है जो स्टेट ऑफ बिहार का या फिर महंत जी का, कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है, और इसीलिए जो है ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का जो है वो उन्होंने उसे बनाया है, और वो जॉइंट टीम जो है उसमें बनाई है, 4 बुद्धिस्ट, 4 हिंदूज और एक जो है कलेक्टर। तो बेसिकली जो है वो अपने रिप्लाई में ये एडमिट करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि भगवान बुद्ध वहाँ एनलाइटेंड हुए हैं और सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार बनाया है, और उसके बाद में सेंचुरीज टू सेंचुरीज जो है वहाँ बुद्धिस्ट वर्शिप होती रही है। तो जो एसेंशियल बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस है, जैसे मेडिटेशन होता है, परित्रण होता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है वो भिक्षुगण वहाँ आते हैं, जापान से आएंगे, थाईलैंड से आएंगे, श्रीलंका से आएंगे, कंबोडिया, तो बहुत सारे जो देशों के बौद्धिस्ट जो भिक्षुगण हैं या फिर उपासक उपासिकाएं हैं, तो वो सेंचुरीज टू सेंचुरीज जो है वहाँ पर आ रही है महाबोधि महाविहार में। तो इस बात का प्रतीक है कि वो जो जगह है वो बुद्धिस्ट श्राइन है प्योरली, और कानूनन जो है जो जिस प्लेस में भगवान बुद्ध का एनलाइटनमेंट हुआ है, तो उसको हम कहते हैं एक जुरिस्टिक पर्सन या फिर डिवाइन डेटी, तो वो उनकी है। तो वो प्रॉपर्टी जो है, वो जो जगह है जो जिसे वज्रासन कहते हैं या फिर द प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, तो ये जो है ओरिजिनली 2500 साल पहले भगवान बुद्ध वहाँ एनलाइटेंड हुए हैं, तो ये उन्हीं की है। और किसी भी तरह से कोई फरमान मुगल एम्परर का या कोई भी जो है लॉ उसको जो है वहाँ से हटा नहीं सकता। तो ये सारे पॉइंट जो है हमने अपने अमेंडमेंट एप्लीकेशन में दिए हैं, और सभी की जानकारी के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि हमने 2-3 महीने से स्टडी किए, रिसर्च किए, और बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, जो उनके स्वयं के जो शास्त्र है, जैसे पुराण है, वेद है, उपनिषद है, तो ये सबका अध्ययन करते हुए जो है ये 2-3 महीने का जो निचोड़ है या रिसर्च है, ये हमने जो है अभी हमने अमेंडमेंट एप्लीकेशन के साथ में ये 600-700 डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो वहाँ पर डाला हुआ है। और ये विष्णु का जो अवतार की जो कंसेप्ट है, इसकी हमने धज्जियां उड़ाई है, क्योंकि अगर 18 पुराण है या 18 जो है उनके शास्त्र है, तो उसमें से जो है 10 शास्त्र तो बोलते ही नहीं, और वो विरोध में ही बोलते हैं भगवान बुद्ध की, कि वो हमारे अवतार नहीं है। और विशेष बात तो जो है मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि अगर महंत जी वो शैवेट मठ यानी वो शिव के अगर भक्त है, और वहाँ पर विष्णु का कोई एक नामो निशान भी अंश मात्र भी नहीं है, तो वो विष्णु को कैसे ला रहे हैं वहाँ पर? वो तो शिव के भक्त है। तो ये जो है ये टोटली उनके अगेंस्ट में जाता है। अगर वो ये कहते हैं कि महाबोधि महाविहार जो है विष्णु का अवतार है, और वहाँ पर अगर विष्णु की जो है मूर्ति है और 90 अवतार है, तो सारे अवतारों की अगर मूर्ति और वहाँ पर पूजा हो रही है डेली बेसिस पर, तो समझ में भी आता है। लेकिन वहाँ शिवलिंग की पूजा हो रही है, दूसरे जो भी जो हिंदू देवता देवियों की जो मूर्तियाँ है वो लगाई जा रही है। तो ये इससे ये साबित हो रहा है कि वो एंक्रोचमेंट कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो है वहाँ पर अपना एक वर्चस्व जो है साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जो है इन सारी बातों का खंडन किया है, इसको डिनाई किया है कि उनका कोई एविडेंशियरी प्रूफ नहीं है। यहाँ तक कि इसमें भी एविडेंशियरी प्रूफ नहीं है, इस बिलीफ में कि भगवान बुद्ध विष्णु के 90 अवतार है। साथ ही साथ जो भी उन्होंने जो एक्ट की जो बात की है, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, और उसमें जो उन्होंने जो रीजंस दिए हैं कि इस रीजंस की वजह से जो है वहाँ जॉइंट कमिटी हुई है, और जो जॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट हो रहा है, वहाँ जॉइंट वर्शिप हो रही है, क्योंकि वो ज़रूरत थी, उस काल की ज़रूरत थी, इंडिपेंडेंस के समय की जो है ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है कि संविधान आने के पहले अगर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर ज़रूरत भी थी, तो भी संविधान के बाद में अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। अगर उन्होंने रिप्लाई में ये सारी बातें एडमिट की है कि वहाँ भगवान बुद्ध ही एनलाइटेंड हुए हैं,
उसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। अगर वो एडमिट करते हैं कि सम्राट अशोक ने ही महाबोधि महाविहार बनाया है भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में, और वहाँ बरसों से जो है वर्शिप हो रही है, तो नेचुरली जो है जब वो एडमिट कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी एडमिट कर देना चाहिए कि उनका कोई अधिकार नहीं है, वो कोई भूमि स्वामी नहीं है। अगर फरमान के आधार पर जो है उनको वर्शिप करने का अगर मौका मिला तो महाबोधि महाविहार के आसपास जो तिराहदीह गांव था उसमें जो है उनको वर्शिप करने का मौका मिला, लेकिन वो ओनरशिप नहीं है। तो उसके आधार पर धीरे धीरे जो है उन्होंने इंक्रोच करके अभी ओनरशिप का दावा कर रहे हैं। ये बहुत ही संविधान के विरुद्ध बात है। और ये जो बुद्धिस्ट फेथ है हमारा, जो करोड़ों अरबों लोग पूरे वर्ल्ड के जो है मानते हैं, पृथ्वी पर उससे ज्यादा पावन और पवित्र भूमि कोई नहीं है। और ऐसे पवित्र भूमि में ऐसा एंक्रोचमेंट करना, ये जो हमारा देश है जो अपने आप को सेकुलर कहता है, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, तो मैं कहता हूँ कि सेकुलरिज्म कंसेप्ट का जो वायलेशन है इसके अगेंस्ट में है। हमारा देश आध्यात्मिक कहलाता है हजारों सालों से, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या दिखता है? हम भगवान बुद्ध के कारण आइडेंटिफाई होते हैं पूरे वर्ल्ड में कि भारत देश यानी भगवान बुद्ध का देश होता है। और हम हमारे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं भगवान बुद्ध की जो है वहाँ पर मनोकामना करते हैं कि हम इस देश से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं? ये इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल का इशू है, इतने दिनों से यहाँ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और जो भी जो है पार्लियामेंट है, उन्होंने इंटरवीन करना चाहिए। जो बिहार की जो लिस्ट जो असेंबली है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इंटरवीन करना चाहिए। और ये सारा जो है मैनेजमेंट कंट्रोल ये बुद्धों के हाथ में ही देना चाहिए। और ये अगर ऐसा करते हैं तो पूरा बुद्धिस्ट वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जो है इनकी जय जयकार करेगा, इनका स्वागत करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह की जो पॉलिटिक्स धन के नाम पर, वो जो है सत्ता के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर, प्रॉपर्टी गेन करने के नाम पर जो चल रही है, तो इससे ये साबित होता है कि हमारा देश सेकुलर नहीं है। और हमारा देश जो है जो आध्यात्मिक देश कहलाता है, तो उस पर भी जो है प्रश्न चिन्ह उठते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत अध्ययन करके अभी भी हमारा जो है रिसर्च चल रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग केस हमने बनाया है। हम जो है सारे जो एडवोकेट्स हैं बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत ही साधारण लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नाम वाले नहीं हैं, बहुत पैसे वाले भी नहीं हैं, और हम निःशुल्क काम करते हैं। लेकिन हमारा जो जज्बा है, जो जुनून है, वो भगवान बुद्ध के प्रति है। उनके जो रूल्स है हमारे पर, उसके प्रति हमारा डिवोशन है। ये इशू एक का नहीं है, ये इशू सिर्फ भिक्षु वर्ग का भी नहीं है, ये इशू जो है पूरे दुनिया के जो बुद्धिस्ट है उनका इशू है, भारत के सारे जो बुद्धिस्ट है उनका इशू है। तो मुझे तो यहाँ पर ये भी आह्वान करने की जरूरत महसूस हो रही है कि जिस प्रकार से आंदोलन होना चाहिए, जिस प्रकार से करोड़ों लोग जो है आना चाहिए, जिस प्रकार से जो है गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना चाहिए, ये सब नहीं हो पा रहा है। आम लोगों ने जो है इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और खुद जो है तन मन धन से इसमें जो है इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि ये जो महान पर्पस है, ये बहुत ही पवित्र पर्पस है, ये इसमें हमको विजय मिलना अत्यंत ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारी जो केस जो है बहुत स्ट्रांग हो गई है, और माननीय जो चीफ जस्टिस साहब है सूर्यकांत जी, उन्होंने ही हमारी अमेंडमेंट एप्लीकेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अलाउ की है। अलाउ करने के बाद में उन्होंने जो है जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनको डायरेक्शन दिया है कि आप अमेंडेड पिटीशन पर 2 हफ्ते के अंदर जो है रिप्लाई फाइल करिए। और उसके पश्चात जो है जब वो रिप्लाई फाइल सभी रिस्पॉन्डेंट जो है करेंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, उनको भी रिप्लाई फाइल करना है, स्टेट ऑफ बिहार को रिप्लाई फाइल करना है, और कमिटी को रिप्लाई फाइल करना है। तो ये सब रिप्लाई फाइल करने के बाद में हमारे जो पॉइंट्स है, जहाँ 96 पेजेस के हमने जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन बना के उसके साथ में जो हमने एविडेंशियरी जो प्रूफ डाले हैं 500-600 पेजेस के हैं, वो उन सब पर उनको पैरावाइज जो है रिप्लाई देना है। तो वो सब रिप्लाई होने के बाद में केस रेडी हो जाएगी, प्लीडिंग्स रेडी हो जाएंगी, फिर वो फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और तब जाकर जो है जज साहब जो उसमें जजमेंट देंगे। तो ये कानूनन प्रोसीजर होती है, प्रोसेस होती है, इसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो आज अगर जो है केस लगी नहीं, हालांकि हमारी अपेक्षा ये है कि आज जो है हमको जजमेंट मिल जाना चाहिए था, हियरिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोई भी काम समय लेता है।
कुदरत समय लेती है, प्रोसेस लेती है, तब जाकर जो है बीज भी फूल बनता है। तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास बहुत पेशेंस है। भगवान बुद्ध ने हमको पेशेंस सिखाया है, सहिष्णुता सिखाई है, टॉलरेंस सिखाया है, और 12-13 साल से तो हम पेशेंस ही रख रहे हैं। तो अगर जो है ये केस 20 जनवरी को अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने रखी है तो हम उसका स्वागत ही करते हैं। और इस दौरान जो है हम चाहते हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स को उन्होंने डायरेक्शन दिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए, तो पैरावाइज रिप्लाई वो फाइल करें, ताकि हम भी जो है अपनी तैयारी करके फाइनल हियरिंग के लिए वहाँ रेडी रहेंगे। और हमारा सबका ये दृढ़ संकल्प है, और हमारे साथ में करोड़ों अरबों बुद्धिस्ट, उनकी संवेदनाएं हैं, उनके जो है ब्लेसिंग्स हैं, उनकी सद्भावनाएं हैं कि ये केस जो है इसी जीवन में इसी समय इसको जीत कर दिखाना है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को जो है सप्रेम जय भीम और नमो बुद्धाय, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो हमारी बातें इतने अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं। सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और सभी डॉक्यूमेंट्स देने के बाद और तर्कों के बाद ये तारीख पे तारीख हो रही है, इसके पीछे क्या सुप्रीम कोर्ट का मानसिकता नेक है कि नहीं? देखिए, हर केस में तारीख होती है और उसकी स्टेजेस होती है। जो स्टेज पर केस रहेगी, पहले जो है वो स्टेज क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। अभी जो स्टेज पर केस लगी थी वो ये स्टेज है कि उन्होंने रिप्लाई फाइल करना चाहिए। ठीक, ये जो है माननीय चीफ जस्टिस साहब ने उनको डायरेक्शन दिए थे कि 2 हफ्ते के अंदर रिप्लाई फाइल करें। अब वो अपने प्रोसेस में लगे होंगे, क्योंकि देखिए रिप्लाई फाइल करना भी इतना आसान नहीं। ये इतनी बड़ी एप्लीकेशन है हमारी 96 पेजेस की। हमारी जो ओरिजिनल पिटीशन से भी ज़्यादा 4 गुनी बड़ी हमारी सिर्फ अमेंडमेंट एप्लीकेशन है। और साथ ही साथ इसमें जो है 500-600 डॉक्यूमेंट्स है। हर डॉक्यूमेंट को उनको क्रॉस करना पड़ेगा, उनको डिनाई करना पड़ेगा अगर हिम्मत है तो इसके लिए जो है समय लगता ही लगता है। तो देखिए, हर बात का एक समय आता है, एक परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। हमारी भी केस की जो है मैच्योरिटी धीरे धीरे आ रही है, और हम जो है उस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, और आशावान है कि हम जो है कल चलकर इसमें विजयी होंगे। जनवरी जो हमको दिखाई दे रही है कंप्यूटर जनरेटेड डेट, अब इस डेट पे लगी जाएगा मैटर, ऐसा नहीं है। अगर कोई मैटर में डिले होता है और देरी से लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैटर या मंशा बराबर नहीं है किसी की। सब लोग अपनी ईमानदारी से इसमें काम कर रहे हैं। जो पिटिशनर के एडवोकेट नानोरे सर है, और मेरा जो वकालतनामा फाइल हुआ है, मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर में 32 का। तो इस चीज़ से एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसमें डिटेल रिसर्च करके जो चीज़ें टाइम लगता है पढ़ाई करने के लिए, मैटर के लिए, और पढ़ाई करने के बाद इस मैटर में अभी आज हमने करीब करीब 600 पेज का पूरा पिटीशन का हमने अमेंडमेंट करके एडिशनल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड फाइल किया है, और रिप्लाई भी इसके ऊपर आना बाकी है। यूनियन ऑफ इंडिया का भी रिप्लाई आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं अगर समय लग रहा है तो इसमें यह बोलना गलत बात है कि इसमें किसी का षड्यंत्र है, कोई इसमें मैटर लगने नहीं दे रहा, ये सब गलत बातें हैं। दूसरा बात ऐसा है कि इतनी डिटेल रिसर्च करने के लिए भी टाइम लगता है, और जो आज जब से हमने कमान संभाली है बंते जी, अभी कंटिन्यूस हम आप देख सकते हो कि हर हियरिंग पे डेट पे हमें ऊर्जा देते हैं। यहाँ पे प्रत्यक्ष अपने इतने 90 ईयर्स की एज में यहाँ पे आने के बावजूद यहाँ पे आते हैं, और हर डेट ऑफ हियरिंग पे अटेंड कर रहे हैं। तो जो बाकी कोई अरन विक्कू होंगे या और कोई होंगे जो ऐसे प्रकार के एलिगेशन लगा रहे होंगे कि बंते जी का या फिर और किसी है जो मेन व्यक्ति है इस केस में, ये इनके इंटेंशंस बराबर नहीं है, तो ये गलत बात है ऐसे एलिगेशंस लगाना। और हमारे जो हमारे मंशा और हमारी जो इमेज है उसको खराब करना, ये गलत बात है, इसको मैं निंदा करता हूँ। और क्योंकि जिस प्रकार से केस हमने बनाई है, जिस प्रकार का इस केस के ऊपर हमारा नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि और किसी एडवोकेट का हो पाएगा, क्योंकि खुद बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस करने के बाद ही चीज़ें समझ में आती है। खुद बुद्धिस्ट रिलीजियस के आप डिटेल डॉक्ट्राइन्स और डिटेल जो विनय पिटक है या फिर अभिधम्म पिटक है, जितने भी त्रिपिटक पढ़ोगे, और खुद दूसरे बाकी हिंदू धर्म के अगर ग्रंथ पढ़ोगे, इतने सब ग्रंथ पढ़ने के बाद ही आप इसका रिप्लाई या फिर इस केस को ढंग से हैंडल कर पाओगे सुप्रीम कोर्ट में। पर आप कोई बड़ा एडवोकेट कर लेते हो या फिर कई आप नॉलेज रखते हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना और उस चीज़ को कोरिलेट करना, यानी रिलीजन की बातें और हमारे जो लीगल आर्गुमेंट है, इस चीज़ को कोरिलेट करना हर किसी की बात नहीं होती, कितना भी बड़ा सीनियर एडवोकेट हो। इसके लिए खुद प्रैक्टिसेस करनी होती है, खुद बुद्धिस्ट होना पड़ता है पहले, और उसके बाद ही इसको अच्छे से झगड़ पाएंगे हम। तो
सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से फाइट दे पाएंगे। तो इसका अभी प्रॉपर केस बनी हुई है बहुत अच्छी तरीके से, बस अभी जो मैटर नहीं लग पाया उसके लिए ऐसा है कि ऑलरेडी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लिस्ट में ही ऑर्डर में ही था कि इसको 27/11 को लिस्ट करने के लिए, परंतु अभी अभी चीफ जस्टिस ने अभी कार्यभार संभाला हुआ है, उनके पास मैटर्स भी बहुत सारे हो गए होंगे, तो कोई टेक्निकल चीज़ों की वजह से अगर मैटर बाद में लग जाता है, क्योंकि अभी वर्किंग डेज भी कम है, अभी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 10 या 15 दिन ही बचे हुए सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद छुट्टियां लगने वाली है। जिस हिसाब से इस मैटर में हियरिंग होंगी, टाइम लगेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको मैं एक दिन में हियरिंग करके खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं है। एक बार इसमें हियरिंग चालू हो गई है 4 5 या महीना भर की हियरिंग हो सकती है। तो जब अगर आप सोचो 15 दिन ही वर्किंग है और महीना भर हियरिंग के लिए हमको चाहिए समय, तो कैसे जस्टिफाई होगा? हम अपने केस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना 15 दिन के इसमें। तो ये जो वैकेशन के बाद अगर जैसे जनवरी की डेट जो दे रहे हैं, तो उसमें जब लगेगा तो हमारा टाइम भी हियरिंग, डेट ऑफ हियरिंग में टाइम लगेगा। ये 600 पेजेस का एक एक चीज़ों को डिस्कशन करने में 2-2 3-3 दिन सिर्फ एक पक्ष को लगेंगे, जिसमें अभी 20 इंटरवेंशन से 6 अलग टैग मैटर है। तो जो लेट हो रहा है इसमें कोई गलत बात नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं है। जो लेट हो रहा है इसमें जो एक मैटर इतना बढ़ गया है, जो मोटाई हमने इसमें स्टडी की है उसमें अगर जजेस लोगों को, क्योंकि हमको पिटीशन बनाने में अगर टाइम लगता है 6-6 महीना, हम अगर अपना प्रैक्टिस बंद करके अगर मैटर बनाते हैं और रीडिंग करने में इसको महीना लग जाता है जजेस को, इतना डिटेल मैटर है। तो जिसके वजह से इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है और मैटर बहुत जल्दी, इसमें जब डेट ऑफ हियरिंग आएगी, इसमें फाइनल हियरिंग जब होगी तो भी टाइम लगेगा। तो टाइम क्यों लग रहा है ये बेतुका प्रश्न है। इसके बाद इस प्रश्न के ऊपर मैं नहीं चाहता हूँ कि और डिस्कशन हो और किसी भंते जी के ऊपर या और बाकी लोगों पर, जो मेन व्यक्ति है उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए। हम अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं और यह मैटर बहुत मैं इतना बोल सकता हूँ कि जिस हिसाब से हमने रिसर्च किया है, तो ये हम डंके की चोट पे जीतने वाले हैं।